नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक ब्रांड न्यू वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे? देखो, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव एक ही है। जिन लोगों को रीडिंग की हैबिट नहीं है, उन लोगों को मुझे रीडिंग करना सिखाना है। और इन शॉर्ट उनका काम आसान कर देना है रीडिंग करने में। जिनको लगता है क्या यार 5 पेज पढ़ना पड़ेगा, 6 पेज पढ़ना पड़ेगा, नहीं भाई बाद में पढ़ते हैं, तो उनका काम मुझे आसान करना है। यदि आपको भी रीडिंग, भाई काहे चिल्ला रहे हो? यदि बाहर वाले नहीं इतना चिल्लाते हैं भाई, क्या बताएं। इग्नोर करो तुम भी, ठीक है, मैं भी इग्नोर करता हूँ, ओके। तो दरअसल होता क्या है ना कि कुछ बच्चों को रीडिंग की हैबिट तो लगती है, कुछ पेरेंट्स के दबाव में आके कर लेते हैं कि बेटा रीडिंग करो। कुछ ऐसे में कर लेते हैं कि करना ज़रूरी है, चलो कर लेते हैं, मतलब काम नहीं, अगर ना कर नहीं ज़रूरी होता तो नहीं करते, ऐसे करके। तो ठीक है यार, ज़रूरी है तभी कर रहे हो तुम। क्लास 6 में पढ़ते हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो ठीक है, आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ रीडिंग करूँगा। ठीक है, समझाऊंगा वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, पहले से ही बता देता हूँ, ये डिस्क्लेमर की तरह आप समझ लें कि समझाने का काम भाई मैं नहीं कर रहा। ठीक है, आप इसके लिए कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं समझाने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये समझने के लिए आप आए हैं, तो भाई गलत जगह आ गए हो। ठीक है, मैं रीडिंग करूँगा, और रीडिंग से क्या होगा ना, आप लोग जो चैप्टर रीडिंग से भागते हो, अबे कहाँ है भाई? वीडियो चल तो रहा है ना भाई? वीडियो ही नहीं चल रहा है ना भाई? वीडियो चल रहा है ना? ओ भाई वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। सॉरी सॉरी भाई, भूल गया था, तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं। तो मैं रीडिंग करने वाला हूँ इस चैप्टर की। तो आप लोग अगर आपके पास किताब है तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसे सामने लेके बैठें और उस पर बस आँख गड़ाए रखें, और जो जैसा मैं रीडिंग करता चलूँ देखते चलें और अपने से समझते चलें। और जिनके पास किताब नहीं है वो या तो कोई दूसरे मोबाइल में पीडीएफ खोल के बैठें, या तो अपने टैब में, अगर उनके पास टैब है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो उस पर पीडीएफ खोल के बैठें और एक टैब में मेरा वीडियो चला के रखें, तो आपको रीडिंग करने में भी आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ क्लास 6th सोशल साइंस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। नेम ऑफ द चैप्टर: What, where, how, and when? Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline: 100 years ago. How, she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? Finding out what happened. Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. What can we know about the past? There are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. Where did people live? People have lived along the banks of this river for several 100,000 years ago. That is, here it is talking about the Narmada River, um, which is in Maharashtra, Madhya Pradesh, and Gujarat. Actually, rather it flows through Madhya Pradesh, Maharashtra, and Gujarat. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle, and lived in villages. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India. These were some of the other areas where agriculture developed. Places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. So चलो अब देखते हैं किस किस रिवर के बारे में बोला था। नर्मदा बोला था ना, तो नर्मदा रिवर देखो, मैंने बताया था तुम लोगों को, यहाँ पे है। ये देखो नर्मदा, ये माउस मेरे कर्सर को फॉलो करो, नर्मदा रिवर यहाँ से निकली यहाँ तक गई। ठीक है,
और कौन सा रिवर बोला था भाई? किरथार हिल्स। नाउ द सुलेमान रेंजेस। सुलेमान रेंजेस इधर है, ये किरथार हिल्स इधर है, सुलेमान रेंजेस उसके नॉर्थ ईस्ट के तरफ है, ठीक है। और सुलेमान के साउथ वेस्ट के तरफ है किरथार हिल्स, एंड किरथार के नॉर्थ ईस्ट के तरफ है सुलेमान रेंजेस, ओके। और क्या बोला था यहाँ पे? क्या बोला? सुलेमान किरथार हिल्स तो नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट क्यों बोला है? क्योंकि इंडिया के रेस्पेक्ट में बोला गया है, इंडिया का रेस्पेक्ट में, ठीक है। और लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स ये रहा नॉर्थ ईस्ट में इधर, एंड गारो एंड क्या बोला था? एंड विंध्यास, विंध्यास ये रहे नर्मदा के ऊपर, ठीक है। ये रहा विंध्यास एंड सतपुरा। देखो विंध्यास रेंजेस नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के ऊपर है, और नर्मदा के नीचे क्या है? नर्मदा के नीचे है, मतलब इंडिया में नर्मदा के ऊपर का मतलब होता है नर्मदा के नॉर्दर्न साइड पे विंध्यास रेंज है, नर्मदा के सदर्न साइड पे सतपुरा रेंजेस है, ठीक है। और कुछ बोला है? और कुछ नहीं बोला है। चलो अब चलते हैं आगे। Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coasts. तो चलिए अब जाके रिवर इंडस को ट्रेस करते हैं एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रहा रिवर इंडस। बड़ा हो जाए भाई, थोड़ा सा और जूम जूम जूम, हाँ। ये जो है ये है रिवर इंडस, और उसके ट्रिब्यूटरीज भाई साहब 5 है: झेलम, चेनाब, रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलुज। ब्यास एक्चुअली सतलुज का ट्रू ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद सतलुज ही आगे जाके इंडस में मिल जाता है वाया झेलम। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और काबुल रिवर भी इधर से आती है लेफ्ट साइड से, ठीक है, मतलब इंडस के राइट साइड से, लेकिन हमारे लेफ्ट साइड से, ओके। चलिए हम लोगों ने इंडस रिवर ट्रेस कर लिया, इसको करते हैं नॉर्मल पे और चलिए आगे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी called the Son Nadi. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up large kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times but never impossible. So, men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like flood or droughts. Sometimes men besides men marched in armies conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and existing places. All these led to the sharing of ideas between people. Why do people travel nowadays? तो यहाँ पे क्या बोलता भाई? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी को लोकेट करना है, ट्रिब्यूटरी सोन नदी को लोकेट करना है रादर। तो गंगा जी को देख लेते हैं। यहाँ पे गंगा जी, ये देखो यहाँ से उत्तराखंड के राज्य से बहना शुरू होती है, और ऐसे 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 करते करते जाके आखिर में यहाँ से दरअसल एक हुगली नदी भी आती है जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी वो नदी होती है जो कि रिवर से अलग हो जाती है, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटरी भी है, यहाँ पे दिखाया नहीं है। लेकिन गंगा की जो मेन स्ट्रीम है गंगा जी की, वो चली जाती है बांग्लादेश में। और सोन नदी लोकेट करने वाला, तो ये देखो ये है सोन नदी, सोन रिवर, ओके। ये पटना के आसपास मिलती है, पटना, हाँ यहीं पे पटना कुछ ऐसे ऐसे होता होगा। पटना ऐसी बात है भाई, देख लेना, थोड़ा सा बिहार में ही है, ठीक है। तो चलो इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ तक हो गया था? हाँ, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज?
Look at map 1 once more. Hills, mountains, and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains across the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of the people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. अब भाई ईरान एंड ग्रीस अपने एटलस लेके बैठो भाई, खोल के बैठो, ठीक है. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus, called it Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later, it was used for the country. Finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the special prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs, practice, and practices, the lives of kings, medicines, and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit. Other, Others were written in Prakrit, languages used by the ordinary people, and Tamil. तो यहाँ पे क्या था भाई, ये किस चीज़ का पिक्चर है, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है. तो देखते हैं, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट. दिस मैन्युस्क्रिप्ट was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript, turn to page 37. To see a birch bark manuscript, turn to page number 37. 37, चलो भाई चलिए लेते हैं. अच्छा 37 भाई, सॉरी, इसमें बस फर्स्ट ही चैप्टर है क्या, लग तो रहा है. हाँ अब देख लो यार तुम लोग, 37 पेज नंबर पे जाओ, ठीक है. कहाँ गया भाई, पीछे आ जा. हाँ ओके, हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ पे थे. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read, and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. Can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? Okay, ये क्या है भाई साहब, ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है पत्थर पे, an old inscription. An old inscription. This inscription dates to about 2250 years ago, 2250 years ago rather, and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was inscribed on orders of a ruler named Ashok. You will read about him in chapter 8. When we write anything, we use a script. Scripts consists of letters or signs. When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different scripts and languages. Greek in top, यहाँ पे ग्रीक टॉप पे लिखा गया है, एंड अरामाइक बिलो, यहाँ ये वाला जो चीज़ है ना, ये अरामाइक में लिखा गया है, which were used in this area. There were many other things that were made and used in the past.
Those who study these objects are called archaeologists. The study of the remains of the buildings made of stone and brick, paintings and sculptures. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. तो यहाँ पे क्या क्या है भाई साहब, देख लेते हैं जरा सा. लेफ्ट, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी. ये वाला जो है ना, ये पॉट फ्रॉम ओल्ड सिटी है. पॉट्स लाइक दीज वेर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो. राइट में क्या है भैया, राइट में है एन ओल्ड सिल्वर कॉइन. कॉइन्स सच एज दिस वन वेर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो. ओके, मतलब 500 BC की बात कर रहा है. इन वट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे. सोचिए, इस पे विचार कीजिए आप लोग. ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट. Plant remains survive far and more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historians, that is, the scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from the manuscripts, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about the past. One past or many. Did you notice the title of this book? Our Pasts. We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the country. For example, today, most of the people living in the Andaman Islands get their food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal of about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month, and the year. 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All the dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on. In this book, we will refer to the dates going back from the present while using going in this book we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. Letters with dates. BC, we have seen standards for before Christ, stands for before Christ. You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words, Anno Domini, meaning in the year of the Lord, that is Christ. So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stand for Common Era and BCE stands for Before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating about 200 years ago, and sometimes the letters BP means before present are used. Find two dates mentioned on page 3
Which set of letters would you use for them elsewhere? We have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces. Many of these were inscribed on several hundreds of years ago. All inscriptions contains both scripts and languages. Languages which were used as well as scripts have changed over time. So, how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment. One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where the kings were where there were kings and queens. थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है दोस्तों, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कोऑपरेट करें, ओके, एंड इग्नोर द डिस्टर्बेंस and just focus on my voice, okay. A country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages and scripts: Greek and 2 forms of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out the names of the kings and queens were enclosed in a little frame called cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird stood for A. Once they knew what were the letters stood for, they could read other inscriptions as well. So दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म. तो आप लोग जाइए, अब मस्ती कीजिए. नहीं यार, some important dates देख लेते हैं. The beginning of agriculture 8,000 years ago. The first cities on the Indus 4,700 years ago. Cities in the Ganga Valley, a big kingdom in Magad 2,500 years ago. The present about 200 AD और CE. AD का मतलब Anno Domini, CE का मतलब Common Era. Okay? तो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए, ठीक है. और इसी प्रकार मैं आपके लिए रीडिंग्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा. आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहना है. और अगर आपको रीडिंग से रिलेटेड थोड़ी भी दिक्कत है तो वो आदत मैं आपको लगवाने में अपनी पूरी मदद करूँगा भाई साहब, ठीक है. मैं अपने तरफ से पूरा मदद करूँगा कि आप लोग को रीडिंग का हैबिट कम से कम लग जाए. रीडिंग का ना तो कम से कम सुनने का हैबिट लग जाए. रीडिंग का हैबिट लगाओगे ना तो बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्त, क्योंकि NCERTs रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. और मैं तुम्हारे लिए ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करके दे रहा हूँ ना दोस्त कि तुम बिना NCERT पढ़े भी, तुमको अगर पढ़ने का मन भी नहीं करता, मान लो तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी फोकस करते हो, जैसे कि मान लो तुम स्विमिंग करते हो या फिर शाम में कोई क्लास जाते हो, कोई भी जैसे मतलब कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हो या सिंगिंग करते हो या क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, किसी भी क्लब में जाते हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है. तुम लोगों को बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्त. अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है. ऐसे में क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं, जब भी फ्री टाइम मिले, जैसे मान लो बस पे आ रहे हो तो मेरा वीडियो खोल लो और कान में डाल के सुनते रहो. तुम्हारे कान में तो बस जाना चाहिए वो रीडिंग जब जाएगा ना तो वो तुम्हारे माइंड पे बैठेगा दोस्त. वो माइंड पे जब बैठ जाएगा ना तो तुम्हें कभी ना कभी याद आ ही जाता है. और अभी अगर तुम क्लास 6 में हो तो तुम्हें MCQs भी आते होंगे या 1 वर्ड क्वेश्चंस आते होंगे एग्जाम्स में. तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस सुनते जाना है. एक ही चैप्टर को कम से कम 3-4 बार सुन लो गैप करके. जैसे आज तुमने एक चैप्टर सुना, ठीक है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन तुमने आज पूरा सुन लिया, ठीक है. तो तुम क्या करना, अब इसको ना 2-3 दिन बाद फिर से सुन लेना, ठीक है. और एग्ज़ाम के समय क्या होगा ना, एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम के जब 3-4-5 दिन बचे हुए रहेंगे ना, तब कुछ नहीं, तुम पढ़ोगे तो क्वेश्चन आंसर तो याद करोगे ही. ये जो वीडियो है ना, इसको डबल स्पीड पे चला के या फिर 1.5 के स्पीड पे चला के देख लेना, ठीक है. तब तुम्हें मज़ा आ जाएगा, और एकदम पूरा एकदम बुक समझ लो एक तरह से, तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. और जिन लोगों को रीडिंग की हैबिट है तब तो भाई बात ही जो है तुम लोगों का, तुम लोग बहुत अच्छे हो यार. अगर क्लास 6 में रह के तुम्हें रीडिंग की हैबिट लग गई है तो बहुत बढ़िया बात है यार, एकदम मतलब इट इज़ अप्रिशिएटेड. मैं ताली बजाता हूँ यार तुम्हारे लिए, बहुत ही अच्छा. मेहनत ऐसे ही करते रहो यार. रीडिंग की हैबिट नहीं लगती है
तो एकदम मेरे वीडियोस पे डायरेक्ट रेफ़र करो, एकदम बहुत ही कम देर के वीडियो होते हैं और तुम आराम से अपने एनसीईआरटीज़ को रिवाइज़ कर सकते हो। एनसीईआरटी खोल के बैठा करो, या फिर मैं तो एनसीईआरटी देख के पढ़ाता हूँ। मेरा कर्सर जो है माउस का एकदम वर्ड टू वर्ड ऐसे मूव करता है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर द कंट्री आर इंडिया एंड भारत, ऐसे एकदम पूरा लाइन बाय लाइन में पढ़ता हूँ दोस्त, ठीक है, तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है। और समझाने का तो भाई जहाँ तक बात है तो तुम समझाने का मैं नहीं समझाता, समझाने का तो तुम या तो स्कूल से देखो या तो कोई अदर यूट्यूब चैनल पे देख लो, या तो अगर तुम होम ट्यूशन लेते हो या फिर कहीं कोचिंग क्लास जाते हो तो वहाँ से देखो यार समझाने वाला, क्योंकि समझाने के लिए यार थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, वो भी थोड़ा दिक्कत है भाई, ठीक है। तो ठीक है भाई, ऐसे ही अपने अंदर रीडिंग की हैबिट लगाते रहो। और मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे रीडिंग करता हूँ। अगर कोई स्पीड से रिलेटेड इशू है कि स्पीड थोड़े तेज़ करना है फिर थोड़ा धीरे करना है, तो कमेंट सेक्शन एकदम आपके लिए हार्दिक स्वागत है भाई। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बोलें कि क्या दिक्कत आ रही है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बस भाई, और क्या, मज़े करो, पढ़ते रहो आराम से, मेरे साथ बने रहो, और मैं तुम लोगों को पढ़ाता रहता हूँ एकदम भाई, रीडिंग करवाता रहता हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।